कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए। अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूं, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे। नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। मोदी जी को इस बार हारना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई। भाई प्रधानमंत्री तो संस्था 4 जून तक जिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम रखी है वहां के कैमरे सही चले तो इस बार जनता ने कमाल कर दिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद होने আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাইরা, দেশ এবং বিদেশ থেকে যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে দেখতেছেন তাদেরকে প্রথমেই আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুগণ, ভারতে যে বর্তমানে সংসদীয় নির্বাচন চলতেছে, সেই সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপি দল এবং আরএসএস, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ওরা একটা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে যদি বিজেপি ক্ষমতায় 700-রও অধিক সিট, এককভাবে 700-রও অধিক সিট নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে ভারতের সংবিধানকে পরিবর্তন করা হবে এবং এখানে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সে বিষয়ের উপর ভারতের একজন সাংবাদিক, উনি হলেন আর্ণব গোস্বামী, উনি প্রধানমন্ত্রীকে একটি ইন্টারভিউর মাধ্যমে এই প্রশ্নটা করেছিলেন। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন আসুন আমরা একটু সংক্ষিপ্ত ক্লিপ দেখে নেই, দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। मंत्री जी, आपके हर कार्य पर सवाल उठाए जाते हैं। एक अभी आपने भगवान श्री राम की बात कही, वैसे हमारे संविधान में भी राम राज्य का एक चित्र है, वहां पे राम, सीता, लक्ष्मण का चित्र है। नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है। और आज कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से डरिए। अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और ये कही जा रही है, इसमें बहुत सीधी तरह से आपसे पूछ रहा हूं, कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे। आपने कहा है कि ये कोई बदल नहीं सकता अंबेडकर जी के संविधान को, मगर ये सवाल इतना उठ रहा है प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता था इस इंटरव्यू में थोड़ी विस्तृत तौर से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। मैं जरूर कहूंगा जी। जहां तक 400 का सवाल है, 2019 से 2024 मेरे पास जो सदन में संख्या बल है, बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का, वो करीब 400 है। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑलरेडी आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं। करीब हम 360 एनडीए हैं और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा और 5 साल मदद की है। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? अगर मैं 400 पर हूं तो मैं मेरे कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बात नहीं करूंगा क्या? और ये जनता से आया जी, दरअसल ये विषय जनता से आया। दूसरी बात, संविधान का जहां तक सवाल है, मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी के स्वयं खड़गे जी ने खड़े होकर के भाषण किया कि संविधान दिवस की क्या जरूरत है, 26 जनवरी है ना भाई। अरे मैंने कहा भाई, संविधान के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा बनाने के लिए, जैसे आज भी रामायण महाभारत के कथा कीर्तन होते हैं, हर पीढ़ी को वो ट्रांसमिट होता जाता है, संविधान को भी उसी भाव से, हमें श्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरे लिए संविधान वो चीज है, जब 60 साल हुए थे संविधान के, तब मैंने भारत सरकार को कहा था कि हमें संविधान का बहुत बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे गुजरात में संविधान के 60 साल के निमित्त बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और इतना ही नहीं, मैंने संविधान ग्रंथ को हाथी के ऊपर सजाया था और मैं खुद हाथी के पैरों के पास पैदल चलता था। क्यों? सामान्य मानवी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा संविधान होता है, ये संस्कार करने थे मुझे। तो संविधान के प्रति मेरा समर्पण ये है। मैं पार्लियामेंट में गया तो संसद को मैंने माथा टेका था। मैं
19 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना तो मैंने पहले मेरा सर संविधान के सामने झुकाया था, तब जाके मैंने पद का ग्रहण करता हुआ भाषण किया था। तो एक तो ये मेरा पक्ष हो गया। दूसरा, कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है, देश का संविधान बनने के बाद सबसे पहले फिजिकली उस पर हमला किया उन्होंने, संविधान पर फिजिकल हमला। संविधान का जो शारीरिक रचना थी नंदलाल बोस के चित्रों के साथ, और वो चित्र नहीं थे जी, उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कृति का एक नई कड़ी हमारा संविधान है, और इसलिए उन्होंने हजारों साल की सांस्कृतिक घटनाओं को जोड़ते हुए पेंटिंग बनाए थे। बहुत सोच विचार करके संविधान की बॉडी बनाई गई थी। मैं आत्मा की बात बाद में करता हूं, मैं बॉडी की बात करता हूं। ये चित्र मामूली चीज नहीं थी, चित्र राम का था, कृष्ण का था नहीं, उसमें हमारे देश के गणराज्यों की भी चर्चा है चित्रों में जी, है ना, मतलब नरेशन का, यानी पूरी तरह सांस्कृतिक इतिहास है उसमें। उन्होंने सबसे पहले इसको खत्म कर दिया, भारत पर फिजिकल संविधान पर हमला किया। दूसरा, उन्होंने जो आत्मा पर हमला किया, पहला बॉडी पे किया, फिर आत्मा पे किया। कैसे किया? भारत के संविधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नेहरू जी ने, जो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया, वो क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब उसकी आत्मा पर पहली चोट जो अपने आप को दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते लोग हैं उन्होंने की। तो पहले शरीर से संविधान को खत्म किया, फिर संविधान की आत्मा को कर, अब वो संविधान की भावना पर हमला कर रहे हैं। বন্ধুগণ, আপনারা এখানে দেখলেন যে অর্ণব গোস্বামী প্রশ্ন করার আগেই প্রশ্নকে কেটে দিয়েছিলেন। মানে উনি প্রশ্ন করলেন যে আপনি তো আগেই বলেছেন যে সংবিধান কখনো পরিবর্তন করা যায় না, সেই কথাটা মানে যদি প্রধানমন্ত্রী বলে দিতেন যে সংবিধান পরিবর্তন করব, সেই হিসাবে অর্ণব গোস্বামী আগেই প্রশ্নটাকে নিজেই উত্তর দিয়ে দিলেন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কিছু কথা আমরা শুনলাম যে উনি সংসদের মধ্যে একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন যে সংবিধান দিবস পালন করার জন্য, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় জানা ছিল না যে সংবিধান দিবস সাধারণত ভারতের মধ্যে 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করা হয় সংবিধান দিবস পালন করা হয়। সে বিষয়ের উপর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট খড়গেজি এই প্রস্তাবকে শক্তভাবে নাকচ করেন। কারণ যেখানে একটা সংবিধান দিবস রয়েছে সেখানে আরেকটা নতুনভাবে সংবিধান দিবস পালন করা বা দিবসকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রয়োজনই মনে হয় না। আসলে বিজেপি দলের যে কেন এই যে সংবিধান পরিবর্তনের কথা ওরা ভুলে গেছে এবং ওরা ওদের মন থেকে ডিলিট করার চেষ্টা করতেছে, তা আমরা আজ খুব সুন্দর একটা রিপোর্ট উপস্থাপন করেছেন প্রজ্ঞা কি অ্যানালাইসিস। আমরা আসুন একটু ওই ভিডিওটা একটু দেখার চেষ্টা করি, তখন বুঝবেন যে বর্তমানে বিজেপি দলের অবস্থা ভারতের মধ্যে কীরকম রয়েছে তা একটু আমরা জানার চেষ্টা করি এই প্রজ্ঞাজির এই রিपोर्ट থেকে। আসুন আমরা ভিডিও দেখার চেষ্টা করি। नमस्कार। बिहार में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। कितनी खराब है, मोदी के बगल में कमल हिलाते नीतीश कुमार का चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं। बिहार में मोदी का रोड शो था। गोदी मीडिया पर बताया जा रहा था कि बहुत ऐतिहासिक रोड शो है, लेकिन रोड शो में जब हमारी रिपोर्टर फरहत उतरी तो लोगों के विचार सुनकर दंग रह गईं। पब्लिक मोदी गो बैक के नारे लगा रही थी। नरेंद्र मोदी गो बैक, 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 नरेंद्र मोदी गो बैक। मोदी जी आप जवाब दीजिए कि रोजगार क्यों नहीं दिए? मोदी जी आप रोजगार दीजिए कि महंगाई क्यों नहीं करना गलत है? मोदी जी आप जवाब दीजिए कि महिलाओं से विरोध करना गलत है? मोदी जी आप जवाब दीजिए कि महिलाओं से विरोध करना गलत है? देश बचाओ, देश का अत्याचार अंग्रेजों से ज्यादा मोदी जी से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि 2
करोड़ रोजगार कहाँ है? तो इसलिए भाजपा ही धक्का दे रहे हैं। 15 लाख भाई नहीं बोलिए 15 लाख रुपया के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ है? तो भाजपा ही ढकेल रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाजपा ही ढकेल रहे हैं। हम लोग अग्निवीर पे सवाल कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना क्यों लाए हैं, तो भाजपा ही ढकेलने का काम कर रहे हैं। देखिए अभी ढकेला है भाजपाइयों ने और चोट लगी है हमें। देश के लिए राहुल गांधी क्यों जरूरी है? देख सकते थे कि किस तरीके से पुलिस को लेके, क्योंकि मोदी जी की आदत एक तरफा संवाद की है, इसलिए जनता की आवाज का पिछले 10 साल में कोई मतलब नहीं रह गया है। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस बार भारत में मोदी की किसी तरह की कोई लहर चल रही है। लोगों से पूछा गया कि मोदी को अब जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि मोदी को अब नहीं जीतना चाहिए। क्या कहिएगा, मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? मेरी नजर में तो मोदी जी को जीतना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। मोदी जी को इस बार हारना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी जीतना चाहिए। अगर मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई। भाई प्रधानमंत्री तो संस्था को बंद कर रहे हैं। मोदी जी को क्या कहे, बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए। बस 400 पार का नारा नहीं है, अब 120 सीट के अंदर में बीजेपी निपटा। 400 पार का नारा बंद हो गया। दोस्तों, अगर 4 जून तक जिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम रखी है वहां के कैमरे सही चले तो इस बार जनता ने कमाल कर दिया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद होने की खबरें आने लगी हैं। बारामती में जिस स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम्स रखी थी वहां का सीसीटीवी 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि 45 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद होने के पीछे आखिर क्या कहानी है। वोटिंग के 10 दिन के बाद 8% की बढ़ोतरी ऐसे ही हुई है क्या? चुनाव आयोग के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल का कोई उत्तर देना जरूरी नहीं समझता है। दोस्तों, जिस देश की धार्मिक मान्यताओं में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा हो, उस विश्वगुरु देश में स्ट्रॉन्ग रूम में 15 दिन बिना बंद हुए कैमरे नहीं चल सकते क्या? अरे कैमरे तो इन्वर्टर से चलाए जाते हैं भाई, लाइट से तो उनका कोई लेना देना भी नहीं होता है, फिर कैसे बंद हो गए कैमरे? कोई जवाब नहीं है। खैर, जनता तो ईवीएम को वोट दे रही है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि ईवीएम किसे दे रही है। 4 चरण बीजेपी की गली के हड्डी बन गए। मोदी ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो भी हो नहीं पाया। मोदी की छवि अपने ही देश में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब गोदी मीडिया के जरिए मोदी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग गए हैं, क्योंकि संविधान बदलने वाली बीजेपी की बात बीजेपी को उल्टी पड़ गई। जो SC/ST मतदाता मोदी के साथ राशन के नाम पर चला गया था, उससे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वर्ग संविधान बचाने के लिए मोदी के खिलाफ वोट कर रहा है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसे वोट दे रहा है। यह मैसेज भी बहुत तेजी से फैल गया है कि मोदी के जीतने के बाद योगी को गुजरात लॉबी साफ कर देगी। तो योगी को बचाने के लिए ठाकुर समाज मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। दोस्तों, यूपी में ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मतलब संगठन के ट्विटर हैंडल से योगी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी कह रही है कि योगी की पुलिस मोदी के समर्थन में वोट डालने वाले वोटरों को रोक रही है। अमित शाह ने यूपी की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के भी दूसरी पंक्ति में खड़े हैं। रायबरेली जैसी जगहों पर नेताओं के बीच पैचअप कराने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। योगी भी कर सकते थे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। आदित्य सिंह योगी की विधायक हैं, शाह के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह की मदद कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर रही हैं। आदित्य ने ट्वीट करके कह दिया है कि उसूलों से कोई समझौता नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह शाह के सांसद हैं, उन्होंने योगी की रैली में जाना ठीक नहीं समझा। बोले, मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूँ। बाबा की जो सीढ़ी में 80 डंडे हैं, वो 40 डंडे ही नीचे डाल रहे हैं। उन्होंने सीढ़ी को काट दिया आधा और 40 डंडों वाली सीढ़ी डाल दे रहे हैं। ये शेर आएगा, पानी में से निकल के अपना ऊपर बैठ जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर आएगा तो मुझे खाएगा, तो इसलिए बस बचा दो इसको। अब बचा के यहाँ बैठा रहे, राम राम, इससे ज्यादा बस जीवित रहे। अगर इसको और ज्यादा शक्ति देंगे तो हमें खा जाएगा
और मुझे मानवता भी निभानी है। मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि मरने ही तो बिल्कुल पानी में, तो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला एजेंडा चल रहा है, इस पे काम जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसी का ये नतीजा है जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब उन पे कार धारा 144 चल रही है, ठाकरों के इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी पंचायतें हो रही है, कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, और वो जो मायावती का भतीजा है उसके ऊपर एक में तुरंत जो है एफआईआर भी हो जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है, वो घर भी बैठ जाते हैं, एक झटके में 3 काम, और इधर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए अब खुद को मुसलमान परस्त दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके घर के बगल में मुस्लिम समाज के लोगों के घर हैं, वो उनके घर का खाना खाते थे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन पूरे चुनाव भर मुसलमानों को किस तरह से दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट किया गया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। कितना हिंदू मुसलमान किया, वो पूरी दुनिया देखकर दंग थी। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। मोदी को समझ आ गया है कि नुकसान हो चुका है गुरु, इसीलिए फिर से दुग्गल साहब दादाजी बन गए हैं। बड़ी मीठी 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 बातें करने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। সেই জায়গায় সেই প্লেসের মধ্যে মানুষ নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কিরকম সোচ্চার হয়েছে এবং নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেছে। বন্ধুগণ আরেকটা কথা আমরা নিশ্চয় যে বিহারের নীতিশ কুমার উনি কখনো বিজেপির সঙ্গে, কখনো আরজেডির সঙ্গে, কখনো বা নিজে একাই একাই এরকম মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। মানুষ আর ধোঁকাবাজির সরকার চাইতেছে না, মানুষ চাইতেছে সচ্ছল এবং সুন্দর সরকার। সেই হিসাবে বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং 400 সিট যে পাওয়ার বিজেপির স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন দুলিশার হওয়ার দিকে দেখে এখন এক রিপোর্ট আসতেছে যে যেখানে ব্যালট ইউনিট রাখা হয় সেখানেকার কী করা হয়েছে, স্ট্রং রুমের ক্যামেরা 45 মিনিট, 1 ঘন্টা, 15 মিনিট এরকম অফ করে দেওয়া হইতেছে। তার মূল কারণ কি এখনো পর্যন্ত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না এবং ইলেকশন কমিশনও এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিতেছে না বা কোনো উত্তর দিতেছে না। বন্ধুগণ, চ্যানেলে যদি নতুন আসে থাকে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের আলো দেখার সুযোগ করে দিবেন। জয় হিন্দ।